स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, जेआरसी, जीडीसी, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएचएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक और हिंदी व्याकरण की क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है कि आचार्य किशोरदास वाजपेयी के व्याकरण ग्रंथों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम चुनिए। तो किशोरीदास वाजपेयी के जो व्याकरण ग्रंथ हैं उनका जो प्रकाशन काल है उसके अनुसार आपको सही क्रम चुनना है। एक है हिंदी शब्दानुशासन, ब्रजभाषा का व्याकरण, अच्छी हिंदी का नमूना और हिंदी निरुक्त। बी करें कि हिंदी निरुक्त, हिंदी शब्दानुशासन, ब्रजभाषा का व्याकरण, अच्छी हिंदी का नमूना। सी करें कि ब्रजभाषा का व्याकरण, अच्छी हिंदी का नमूना, हिंदी निरुक्त, हिंदी शब्दानुशासन। और डी करें कि अच्छी हिंदी का नमूना, हिंदी निरुक्त, हिंदी शब्दानुशासन और ब्रजभाषा का व्याकरण। तो आपको ये बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसमें जो विकल्प सही होगा वो आपका विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ब्रजभाषा का व्याकरण 1943 में, अच्छी हिंदी का नमूना 1948 में, हिंदी निरुक्त जो है 1949 में और हिंदी शब्दानुशासन 1958 में प्रकाशित है। सवाल नंबर दूसरा देखिए क्या करें। संज्ञा के परंपरागत रूप के कितने भेद हैं? आपको बताना है कि संज्ञा के परंपरागत रूप के कितने भेद हैं? 2, 3, 4 और 5। तो इन विकल्पों में से आपको इसका चुनाव करना है कि इसका सही चुनाव जो है वो विकल्प कौन सा होगा। तो सही विकल्प जो है वो 5 हो जाएगा। ये संज्ञा के परंपरागत रूप माने गए हैं। तीसरा करें कि जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है। आपको बताना कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण जो है वो नहीं है। ए सुंदरता, बी किसान, सी भूकंप और डी मकान। तो इसमें आपको बताना है। तो देखिए सुंदरता शब्द जो है वो जातिवाचक का उदाहरण नहीं है, बल्कि सुंदरता शब्द जो है वो भाववाचक शब्द का उदाहरण है। सवाल नंबर चौथा करें कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगती है तो वह क्या कहलाती है? वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हेतु सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो देखिए जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगेगी तो उसे क्या कहेंगे ये बताना है। ए करे बहुवचन, बी करे जातिवाचक संज्ञा, सी करे समूहवाचक संज्ञा और डी करे भाववाचक संज्ञा। तो देखिए जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगती है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो विकल्प बी आपका उत्तर क्या होगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में कह रहे हैं कि संज्ञा मात्र एक ही जातिवाचक संज्ञा। हम अध्ययन और समझदारी बढ़ाने के लिए बच्चों को सिखाने के लिए इसके भिन्न भिन्न प्रकारों की बातें करते हैं। ये कथन किसका है? तो संज्ञा के संदर्भ में दी गई ये जो परिभाषा है, ये बात है, ये किसने कहा है आपको ये बताना है। ए करे पंडित श्रीलाल, बी करे पंडित कामता प्रसाद गुरु, सी करे किशोरीदास वाजपेयी और डी करे कि पादरी यमटी आदम। तो 5वें का उत्तर बताना है। तो ये जो बात है वो किशोरीदास वाजपेयी के द्वारा कहा गया है, इसलिए विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो 5वें का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 6वां कह रहे हैं कि विजयदशमी शब्द का संज्ञा का कौन सा भेद है? विजयदशमी जो शब्द है ये संज्ञा का कौन सा भेद है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक और डी कह रहे हैं भाववाचक। तो आपको बताना है कि विजयदशमी संज्ञा का कौन सा भेद है? व्यक्तिवाचक का भेद है, जातिवाचक का है, समूहवाचक है, भाववाचक है। क्योंकि विजयदशमी जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद हो जाएगा, क्योंकि जितने भी त्योहारों के नाम होते हैं ना वे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। 7वें में कह रहा है कि मिठास संज्ञा का कौन सा भेद है? आपको बताना है कि मिठास शब्द जो है उस संज्ञा का कौन सा भेद है। ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी द्रव्यवाचक और डी भाववाचक। तो मिठास में आपको संज्ञा का भेद बताना है। तो मिठास शब्द जो है वो संज्ञा का भाववाचक भेद है। विकल्प डी जो है उत्तर आपका क्या होगा? वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 7वें का। सवाल नंबर 8वां देखें क्या कह रहे हैं कि दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। मोहन बहुत खाना खाता है, इसमें मोहन जो है वो रेखांकित है। इसको आपको बताना है कि यह जो है वो किस प्रकार के पुरुष का उदाहरण है। मध्यम पुरुष का है, बी उत्तम पुरुष, सी प्रथम पुरुष और डी कह रहा है कि अन्य पुरुष। तो आपको बताना है कि मोहन जो है वो किस पुरुष का उदाहरण है। तो मोहन अन्य पुरुष का उदाहरण है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो आपका 8वें में सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 9 में करें कि इनमें से किनके नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। आपको बताना कि किनके नाम प्रायः जो है वो स्त्रीलिंग होते हैं। ए दिनों के नाम, बी फलों के नाम, सी बोलियों के नाम और डी पेड़ों के नाम। तो 9 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि किनके नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। तो प्रायः बोलियों के नाम जो होते हैं ना वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 10वें सवाल में कह रहे कि इनमें से किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं।
तो आपको 10वें में बताना है कि किन के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ए कह रहा तिथियों के नाम, बी नदियों के नाम, सी भाषाओं के नाम और डी तीनों के नाम। तो आपको 10वें प्रश्न का उत्तर सही बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। दिनों के नाम जो प्रायः होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। आप सोमवार कहिए, मंगलवार कहिए, बुधवार कहिए, बृहस्पतिवार कहिए, शुक्रवार कहिए या शनिवार कहिए। अब आते हैं सवाल नंबर 11। 11 में करके बहुवचन शब्द चुनिए। आपको इसमें से बहुवचन शब्द का चुनाव करना है। ए करे बाल, बी प्रतीक, सी हरेक और डी करे मोती। तो आपको बताना कि इसमें कौन सा शब्द जो है वो बहुवचन है। बाल है, प्रतीक है, हरेक है या मोती है। तो बाल जो है वो बहुवचन शब्द है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 12 में करें क्रिया के साथ किसका सीधा संबंध होता है उसे क्या कहते हैं। आपको बताना कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं। ए करे कर्म, बी करे करण, सी करे संबंध और डी करे कारक। तो सवाल नंबर 12 का उत्तर बताना है कि जिसका संबंध क्रिया के साथ सीधा होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कारक कहते हैं। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 13। 13 में कर्ता कारक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो आपको 13 नंबर प्रश्न बताना है कि कर्ता कारक के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य कहा गया है। ए करे कि कर्ता पद प्रायः संज्ञा या सर्वनाम में होता है, बी करे कर्ता का अर्थ क्रिया को करने वाला व्यक्ति, सी करे कर्ता कारक की मूल विभक्ति नहीं है और डी करे कर्ता कारक में को या से की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। तो आपको बताना कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो देखो विकल्प डी असत्य है। कर्ता के साथ जो है वो को और से विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। तो ये बात सही है, ये इसमें असत्य कथन लिखा हुआ है। कर्ता कारक के साथ को का भी प्रयोग होता है जैसे आपको पढ़ना चाहिए, और से का भी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है जैसे भाववाचक संज्ञाओं में हम प्रयोग करते हैं कि उससे चला नहीं जाता, तो प्रयोग होता है। तो विकल्प डी जो है कथन वो क्या है, वो असत्य है। बात करते हैं सवाल नंबर 14। 14 में करें कि बालक गेंद से खेलता है, वाक्य में प्रयुक्त से किस प्रकार की विभक्ति है। आपको बताना कि बालक गेंद से खेलता है, इस वाक्य में प्रयुक्त से जो है वो किस प्रकार की विभक्ति है। ए करे कर्म, बी करण, सी संप्रदान और डी अपादान। तो बालक गेंद से खेलता है तो गेंद क्या हो गया, साधन हो गया। तो साधन के अर्थ में कर्ण कारक होता है। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि अलगाव के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली विभक्ति से किस प्रकार की किस कारक की सूचक है। आपको बताना है कि अलगाव के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली विभक्ति से जो है वो किस कारक की सूचक है। ए संप्रदान, बी अधिकरण, सी अपादान और डी कारक संबंध। तो देखिए अलगाव के अर्थ में जो प्रयुक्त होने वाली विभक्ति से होती है वो अपादान की सूचक होती है। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर 15 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 16। 16 में कह रहे कि माँ बच्चे को दूध पिलाती है, वाक्य में प्रयुक्त दूध क्या है। तो आपको बताना कि इसमें दूध क्या है। ए कर्ता, बी कर्म, सी करण और डी संबंध। तो आपको बताना है कि माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त दूध क्या है। तो दूध इसमें आपका क्या है, ये आपको बताना है दूध कर्म है। विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा क्योंकि दूध पिलाने का काम माँ जो है वो कर रही है। बात करते हैं सवाल नंबर 17। 17 में करें कि इनमें से किस वाक्य में कार की विभक्ति अदृश्य है। आपको नीचे दिए गए वाक्य में से ये बताना है कि इसमें कार की विभक्ति जो है वो अदृश्य है। ए करे कि वहाँ अंदर कौन छुपा है, बी करे कमरे के भीतर अंधेरा है, सी करे कि वो आपके विषय में अच्छी तरह जानता है और डी करे कि इस जगह पूर्ण शांति है। तो आपको बताना कि किसमें जो है वो कार की विभक्ति छुपी हुई है। इन वाले इस विकल्पों में से वो कौन सा विकल्प होगा। तो वो विकल्प जो है वो आपका डी हो जाएगा। इस जगह पर पूर्ण शांति है, अर्थात पर विभक्ति जो है इसमें छुपी हुई है। देखते हैं सवाल नंबर 18। 18 कह रहे कि इनमें से किस कारक की विभक्ति शब्द से पहले लगती है। आपको बताना कि इनमें से किस कारक की विभक्ति जो है वो शब्द से पहले लगती है। ए संप्रदान, बी अपादान, सी अधिकरण और डी संबोधन। तो आपको बताना कि किसकी विभक्ति पहले लगती है। तो संबोधन की विभक्ति जो है वो पहले लगती है, बाकी सभी की विभक्ति जो है वो बाद में प्रयोग की जाती है। 19 में करें कि इनमें से किस व्याकरणकार ने सर्वनाम के लिए संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया है। आपको ये बताना है कि इनमें से किस व्याकरणकार ने सर्वनाम के लिए संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया है। ए श्रीलाल, बी कामता प्रसाद गुरु, सी किशोरीदास वाजपेयी और डी पादरी एम टी आदम। तो देखिए सर्वनाम के लिए संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग जो है वो श्रीलाल ने किया था। इनकी जो किताब उसका नाम भाषा चंद्रोदय है और इसका जिक्र जो है वो कामता प्रसाद गुरु ने अपनी किताब में किया है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 20। 20 में कह रहे हैं कि प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं। आपको बताना कि प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं। ए कह रहे 5, बी 6, सी 7 और डी कह रहा है 8। तो प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के आपको क्या बताने हैं, भेद बताने हैं। तो प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। तो विकल्प बी जो है उत्तर सही हो जाएगा।
21 में करें किस विद्वान ने प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा है। आपको बताना है कि किस विद्वान ने प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा है। ए भोलानाथ तिवारी, बी वासुदेव नंदन प्रसाद, सी कामता प्रसाद गुरु और डी किशोरीदास वाजपेयी। तो 21 वाले प्रश्न का आपको उत्तर बताना है कि किसने जो है प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा है। तो ये काम जो है करने वाले विद्वान कामता प्रसाद गुरु हैं। तो विकल्प सी जो है 21 का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 22। 22 में करें कि दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, ये आपको बताना है। ए करे क्रिया विशेषण, बी करे विशेषण, सी करे संज्ञा और डी करे सर्वनाम। तो आपको ये बताना है कि दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा, तो वो विशेषण किस संवर्ग में आएगा। विकल्प बी जो है इसका उत्तर 22 का सही हो जाएगा। 23 में करें कि श्याम आम खाता है वाक्य में कर्म क्या है। श्याम आम खाता है इस वाक्य में कर्म क्या है। ए श्याम, बी आम, सी खाता है खाता और डी है। तो आपको श्याम आम खाता है इस वाक्य में कर्म क्या है बताना है। तो इसमें कर्म जो है वो आम होगा, क्योंकि श्याम आम खाने का कर्म कर रहा है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 24। 24 में करें कि किस विद्वान के अनुसार तक, भर, मात्र, वैसा, सा, आजकल, परसों आदि अव्यय नहीं है, क्योंकि इनके आगे कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है। ए भोलानाथ तिवारी, बी कामता प्रसाद गुरु, सी राम कुमार वर्मा और डी दामोदर पंडित। तो 24 वाले प्रश्न का आपको सही उत्तर जो है वो बताना है कि किसने जो है इसको अव्यय मानने से इनकार किया है। तो वो विद्वान जो आपके हैं वो कामता प्रसाद गुरु हैं। तो विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 25। 25 करें कि मैं छात्रों को हिंदी पढ़ाता हूँ इस वाक्य में किस कोटि की क्रिया है। आपको बताना है कि मैं छात्रों को हिंदी पढ़ाता हूँ इस वाक्य में किस कोटि की क्रिया है। ए आकर्मक, बी उभयविधि धातु, सी द्विकर्मक और डी संयुक्त क्रिया। तो कह रहे मैं छात्रों को हिंदी पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ? हिंदी। किसको पढ़ाता हूँ? छात्रों को। अर्थात इसमें द्विकर्मक क्रिया का जो है वो प्रयोग किया गया है। तो विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 26 में कह रहे कि जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं। आपको बताना कि जिन क्रियाओं का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं। ए कहता अकर्मक क्रिया, बी सकर्मक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया और डी सहायक क्रिया। तो 26 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जिन क्रियाओं का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 27। करेगी नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा। आपको बताना किस तरह का वाक्य है। ए कह सरल वाक्य, बी आज्ञावाचक वाक्य, सी मिश्र वाक्य और डी संयुक्त वाक्य। तो आपको 27 वाले प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्र वाक्य। विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। 28 में कह रहे कि निम्नलिखित शब्दों में एक की वर्तनी शुद्ध है। तो एक की जो वर्तनी शुद्ध है उसको आपको बताना है किसकी वर्तनी शुद्ध है। ए कर आभ्यंतरिक, बी कर अत्याधिक, सी कर निरोग और डी कर निरपराधिनी। तो किसकी वर्तनी शुद्ध है ये आपको बताना है सवाल नंबर 28 में। तो अगर 28 का उत्तर देखा जाए तो विकल्प डी निरपराधिनी जो शब्द है ये शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी सभी गलत है। आभ्यंतरिक नहीं होता, अभ्यंतर होता है। अत्याधिक नहीं, अत्यधिक होता है। और निरोग में निरोग को ऐसे लिखा जाता है, छोटी की मात्रा के साथ नहीं होता, ऐसे लिखा जाता है। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 29 में करें निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। आपको बताना कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो सही है। ए करें कि यह 10 रुपये का नोट है, बी करें कि यह मेरा ही हस्ताक्षर है, सी करें कि आज आपका दर्शन हो गया और डी करें प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। तो बताने कौन सा वाक्य जो है इसमें सही है। विकल्प ए, बी, सी और डी में से। तो इसमें विकल्प ए सही है, यह 10 रुपये का नोट है, ये विकल्प सही है। बाकी सभी जो है गलत है। ये मेरा ही हस्ताक्षर नहीं है, ये मेरे ही हस्ताक्षर है, ये गलत हो जाएगा। तो ये गलत लिखा हुआ है, बाकी तीनों भी गलत लिखे हुए हैं। विकल्प ए जो है इसमें क्या है वो करेक्ट है। बात करते हैं सवाल नंबर 30। कह रहे बहुज्ञ शब्द का अर्थ क्या है। आपको बताना कि बहुज्ञ शब्द का अर्थ क्या है। ए करे जो बहुत जानकार हो, बी करे जानने की इच्छा रखने वाला, सी करे अध्ययनशील हो, डी करे जो कम जानता हो। तो बहु का अर्थ क्या होता है। जो बहु का अर्थ होता है जो बहुत जानकार हो। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई, अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।